Hello students, in the continuation of the last video, now we'll continue it with users of accounting information. Accounting is generally said as a language of business. The main objective of the language of the business is to link of communication. It communicates the results of the financial activities to different persons like owner, management, lender, banker, creditors, debtors, etc. So accounting information is communicated to the various group of persons, to the interested parties. So many persons or groups are there who are having the vested interest in the business, whether inside the business or outside the business. So they are called users of accounting information. Why they are so much worried, why they are so much interested in the information of the business profit or loss and the financial position. तो इसको बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होता है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के अंदर ही, यानी कि ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, दे आर वेरी वेरी मच कंसर्न और हैविंग स्टेक इन द बिजनेस। इनका कंसर्न बिजनेस से बहुत ज्यादा होता है। ओनर या प्रोप्राइटर की बात करें, जाहिर सी बात है, बीइंग एन ओनर और प्रोप्राइटर, उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, उसने उसे पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, तो जाहिर सी बात वो जानना चाहता है कि उसको क्या बेनिफिट हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, बिजनेस की स्थिति क्या है। सबसे ज्यादा वरीड वही है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड भी वही है। तो बिजनेसमैन यानी कि प्रोप्राइटर या ओनर या बड़ी कंपनी की बेस में कहे तो शेयर होल्डर, ये ज्यादा चिंतित रहते हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर के। इससे उनको जानकारी मिलती है कि क्या पोजीशन बिजनेस की है, क्या प्रॉफिट या लॉस कमाई। मैनेजमेंट हु मैनेजेस द होल बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, वो बिजनेस के इंटरेस्ट में बहुत से फैसले लेता है, डिसीजन लेता है, प्लान बनाता है। तो मैनेजमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड, मतलब मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा, ये प्लानिंग पर्पस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के इंतजार करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट को वेट करते हैं। On the basis of financial information as communicated to them, they can reach to judge, वो निर्णय करने की स्थिति में हो सकते हैं कि गुड्स की प्राइस, सेल प्राइस को क्या रखी जाए, क्या होगा, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ गुड्स, कमोडिटीज। साथ ही साथ जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, खर्चों को कम कैसे करना है। तो डिफरेंट टाइप के प्लानिंग पर्पस के लिए भविष्य में सेल को कैसे बढ़ाना है, हाउ टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, सेल कैसे बढ़ाई जाए, परचेज कॉस्ट कैसे कम की जाए, क्या हमारी प्लानिंग होगी फ्यूचर मार्केट को लेकर के, ये सब मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेस पर तय करता है। डिसीजन मेकिंग, दूसरा मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन लेना। डिफरेंट डिसीजंस बिजनेस को समय समय पर लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा उस बेस पर बिजनेस की पूरा फ्यूचर बेस्ड होता है। तो फाइनेंशियल बेसिस पर वो ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल
कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो कैसे किया जाए, सेल प्राइस कैसे डिसाइड करी जाए, कितने एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना है, भविष्य में सेल कैसे करेंगे, परचेज कैसे करेंगे, और भी बहुत से मैनेजमेंट के इनसाइड और आउटसाइड निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। एम्प्लॉइज, थर्ड जो पर्सन होता है एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉइज आर वेरी मच कंसर्न्ड विद द बिजनेस इंफॉर्मेशन। वो बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उसने मेहनत इन्वेस्ट करी है, उस मेहनत का फल उसको मिल रहा है, जिसके कारण बिजनेस बेनिफिट में जा रही है, फायदे में जा रही है। तो बिजनेस के ग्रोथ के बेसिस पर फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर अच्छी है, प्रॉफिट अच्छी हो रही है, बिजनेस का ग्रोथ होगा, तो इनकी एक जॉब सिक्योरिटी होगी। इससे ये बिल्कुल संतुष्ट होते हैं कि जॉब सिक्योरिटी, सैलरी पेमेंट, बोनस पेमेंट, प्रमोशंस, ये सारे चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। ये एम्प्लॉइज कंसर्न होते हैं इंटरनल यूजर्स के रूप में। दूसरा यूजर होता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दोज हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, वो इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है। दोज हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन अ बिजनेस, दूसरे तरीके के एक्सटर्नल यूजर होते हैं जिनका की बिजनेस में इनडायरेक्ट, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं है, इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर। उसमें दो तरीके के हो गए। एक तो पहला, दोज हु आर हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इन अ बिजनेस, दे आर कॉल्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर जो भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बिजनेस की स्टेबिलिटी अच्छी है, तो वन विल इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर हो जाएगा। वो पोटेंशियल कहलाता है। वो इन्वेस्टर अभी नहीं है, वो पोटेंशियल है, भविष्य में इन्वेस्टर उस बिजनेस का हो सकता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट अच्छी हो रही है, जाहिर सी बात है उसी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, स्टेबिलिटी है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। दूसरा पब्लिक होता है। पब्लिक एज ए कस्टमर यूजिंग द कमोडिटी और द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी तो उसका ब्रांड बनेगा, ब्रांड होगा तो प्रोडक्ट का ब्रांड होगा, और प्रोडक्ट ब्रांड अट्रैक्ट टू द कस्टमर्स, टू द पब्लिक। और तीसरे एक्सटर्नल यूजर होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, वो होते हैं कंपटीटर्स। यस, इन द मार्केट देयर आर सो मेनी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग द सेम आइटम्स, सेम प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड, and they're trying to compete each other to sell more and more their product in the market in the competition of other. तो यहां पर कंपटीटर अपने कंपटीटर का, यानी कि एक बिजनेस में दूसरे बिजनेस के प्रोडक्ट की वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानना चाहता है। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर वो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल वॉल्यूम, अगर सेल वॉल्यूम प्रोडक्ट की ज्यादा है तभी प्रॉफिट हो रही है, तो कैसे सेल उनकी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है, वो सारी जानकारी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, उस प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है जिससे अपने गुड्स को वो ज्यादा प्रमोट कर सके, ये सारी जानकारी वो रखता है। दूसरे तरीके के एक्सटर्नल यूजर होते हैं जिनका कि डायरेक्ट कंसर्न कोई नहीं होता, बिजनेस में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, पहला सरकार और उसकी अदर एजेंसीज, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, so many agencies are there, so many agencies, and government seeks the financial report and whole books of accounts to check
because the business is greatest contributor in the economy of the country. इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने का की बहुत बड़ी ताकत बिजनेस के पास होती है, और गवर्नमेंट उनके इंफॉर्मेशन के बेस पर ही अपनी फर्दर स्ट्रेटजीज, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज भी तैयार करती है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स दूसरे तरीके के होते हैं, यूजर्स जो गुड्स सप्लाई करते हैं। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो कोई भी उसको उधार माल नहीं बेचेगा, क्योंकि उधार बेचने के बाद उसके पैसा वापस मिलने की देरी होगी या संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉफिट अच्छी है, बिजनेस का रिपोर्ट अच्छा है, तो क्रेडिटर्स सेटिस्फाइड रहता है, इनको उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा समय पर आ जाएगा, पैसा पूरा वापस आ जाएगा, डूबने की चांसेस नहीं है। वो इंटरेस्ट रखता है इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट जानने में। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो बैंक्स है, लेंडर्स है, जो लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो उनको आसानी से लोन मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है तो लोन आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए बैंकर भी बहुत इंटरेस्ट रखता है आपकी प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी, टाइम टू टाइम दे रिक्वायर देयर डॉक्यूमेंट कि इनकम टैक्स सही समय पे दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जो प्रॉफिट हो रही है। टैक्स अथॉरिटीज जीएसटी सही समय पे टैक्सेस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो सेल और परचेज कर रहे हैं उस पर जीएसटी सही दे रहे हैं कि नहीं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। बैंक्स एंड सोसाइटी, समाज, बैंक एक लेंडर के रूप में देखें, सोसाइटी, बिजनेस एक्सप्लॉइट्स द रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। It means the society is sacrificing in the favor of the business. इंडस्ट्रीज के फेवर में, बिजनेस के फेवर में सोसाइटीज अपने हक की सुविधाएं जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ट्रांसफर कर देती है एक तरीके से, म्यूचुअल तरीके से। मतलब सीधा सा कि जो बिजनेस में इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्री लगाए हुए हैं तो उसके जो एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, चाहे उसका फ्यूम हो, चाहे वो पानी का यूज करता हो, मिट्टी का यूज करता हो, उसका एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा हो, उसको स्पेशल तरीके से जमीन दी गई हो, ये सारी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मिलनी स्पेशली, तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो सोसाइटी भी कंसर्न है कि वो सोसाइटी क्या दे रहे हैं, सोसाइटी के हित में, इंटरेस्ट में क्या काम कर रहे हैं। अगर फायदा है, बेनिफिट है, प्रॉफिट हो रही है तो सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी काम करे। सोसाइटी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट वन। ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड टू सम ब्रांचेस, 3 branches it is classified: financial accounting, cost accounting and management accounting. Financial accounting, it is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and communicating the business transactions. It also interprets the data given at the end of accounting period. The purpose of this accounting is to know the profit or loss, to calculate the profit or loss. The financial accounting, in order to ascertain the profit and loss, it keeps the systematic record of all transactions and events in the monetary terms, and it present at the end of accounting period the financial position of the business activities. This is the financial accounting, and it is
मेंटेन्ड बाई ऑल बिजनेसेस वेदर बिग बिजनेस हाउसेस और स्मॉल बिजनेस हाउस। हर तरीके के बिजनेस को मेंटेन करना जरूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एज द नेम डिपिक्ट, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन with the goods are produced in the industries, जब औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग स्थापना हुई, तो उद्योगों में गुड्स प्रोड्यूस किए जाने लगे, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे असरटेन करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में बात। लागत क्या होगी, कैसे निकालेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के, डिफरेंट कॉस्ट इंक्लूड करी जाती है, डिफरेंट फैक्टर ऑफ कॉस्ट होती है उसमें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक और पर्पज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। कॉस्ट ज्यादा बढ़ने न पाए तो उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखेंगे, आप इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। थर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एज द नेम डिपिक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द जजमेंट पर्पसेस। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटी शुरू होती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस मतलब उसका डिटेल में, डीप में उसको अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, कि उसकी मीनिंग रिवील करते हैं, और उस निकलने के बाद, मीनिंग निकलने के बाद, उसके बाद प्लानिंग बनाते हैं फॉर द फर्दर और फ्यूचर ग्रोथ। डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और उन निर्णय के आधार पर बिजनेस की एक्टिविटी फर्दर शुरू की जाती है। शॉर्ट में आपको यही समझना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही लाभ है इसके। हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजरियल डिसीजन लेता है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है अकाउंटिंग की प्रॉपर, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सहायता नहीं मिलेगी, तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट रिकॉर्ड टू द मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी कंसर्न पार्टी है, बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस कितनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बहुत ही एडवांटेज, बड़ी एडवांटेज है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देना। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, और 2 साल के 3 सालों के रिपोर्ट के बेस पर उनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। हर साल बनाए जाते हैं, तो कितना बढ़ा, कितना ग्रोथ हुई, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज, इसकी बात जानकारी निकाल सकते हैं, और उसके बेस पर फर्दर हम डिसीजन ले सकते हैं। यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग, उसी बेस पर हम प्लानिंग कराएंगे। फैसिलिटेट कंट्रोल, अगर हम उन खर्चों के बारे में या आय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, 2 सालों में कंपैरिजन करें, खर्चे कितने बढ़े, और उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। फैसिलिटेट कंट्रोल। हेल्पफुल इन डिटेक्शन और एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो भी मिस्टेक्स है, गलतियां हैं या फ्रॉड है, उनको डिटेक्ट करने में सहायता देता है, करता है। प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड है, अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ना हो तो पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। एविडेंस इन लीगल मैटर, पहले बताया मैंने, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस और प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और पार्टनरशिप फर्म भी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में बनाते हैं, अकाउंटिंग का यूज दोनों जगह होता है।
तो पार्टनरशिप अकाउंट में भी इसका बहुत बड़ा हेल्प है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट आती है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, उसके बेस पर लोन रेज कर सकते हैं। बिजनेस को अगर बेचना है तो बिजनेस को बेचने में सुविधाजनक हो जाता है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस एंड हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी प्रॉफिट असर्टेन की गई है उसमें टैक्स, इनकम टैक्स कितना देना है उसको असेस करना आसान हो जाता है। एडवांटेज के साथ साथ अकाउंटेंसी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। और वो लिमिटेशंस क्या है? बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, जो भी बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जाती है बिजनेसमैन या अकाउंटेंट के अपने पर्सनल जजमेंट पर। बहुत से आइटम्स होते हैं जिनको कोई किसी और तरीके से मान लेता है, कोई किसी और तरीके से मान लेता है, वो सेट रूल नहीं बन पाता। तो पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होता है, पहली चीज। दूसरा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स तैयार किए गए हैं, जो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हमारे हैं, उस बेस पर ही तैयार करते हैं। और कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हर देश की उसके उस देश की परंपराओं, मान्यताओं, धर्म और कानून के आधार पर बेस्ड होता है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं होती हैं बहुत रियल नहीं होती हैं, रियलिस्टिक नहीं होती हैं। लेते तो सही इंफॉर्मेशन है लेकिन अनरियलिस्टिक कही जा सकती है, क्योंकि वास्तविक तरीके से देखा जाए कोई किसी और तरीके को ले रहा है, किसी तरीके से और मान ले रहा है, तो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं है। एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा बुरा की बात यहां नहीं की जाती है, बल्कि क्वांटिटी में कितना रुपए, कितने रुपए में है, इसकी वैल्यूएशन करी जाती है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी एसेट्स हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है, जो एसेट्स खरीदी गई है उसी वैल्यू पर, उसी बुक्स पर वैल्यू पर शो की जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर, ना कि करंट रेट पर प्रेजेंट करी जाएगी। सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, कभी कभी कुछ दिखावटी तरीके से पुस्तकों में लिखे जाते हैं और बिजनेस की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फेल होने लगता है। नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पर हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, इसलिए पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अब जरा डिफरेंस देखें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। डिफरेंस, बुक कीपिंग क्या है? इट इज वेरी नैरो टर्म, बहुत संक्षेप की बहुत छोटी सी चीज करी जाती है। नैरो टर्म यूज टू मीन द डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स एज पर फ्रेम्ड पॉलिसी। जो फ्रेम्ड पॉलिसी है उसके ही बेस पर जो ट्रांजेक्शंस होती है डे टू डे, उनको बुक्स में लिख लिए आते हैं बस। अकाउंटिंग क्या है? इट इज कंपैरेटिवली वाइड टर्म टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग थोड़ा एक हाथ, एक स्टैंडर्ड आगे है, वाइडर है इन मीनिंग, बट नैरो इन मीनिंग सिंस द इट मोस्टली रिलेट टू अप्लाइड साइड ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन अकाउंटेंसी की तुलना में ये थोड़ा कम है, मीनिंग इसकी जो अप्लाइड साइड है अकाउंटेंसी का, उससे मीनिंग अकाउंटिंग जो है एक डिग्री कम होती है। इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, रिकॉर्डिंग की सबसे प्राइमरी स्टेज, जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी जाती है बुक्स में, जर्नल में, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। इट इज द सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन से मतलब होता है, समराइज भी किए जाते हैं आइटम्स को। अकाउंटिंग में सेकेंडरी स्टेज कही जाती है, समराइजिंग के बाद का कार्यक्रम है उसमें है उसे प्रॉफिट लॉस निकालना। समराइजिंग ऑपरेशन, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटिंग स्टार्ट्स। बुक कीपिंग जहां एंड हो जाती है, अकाउंटिंग का रोल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे। जबकि अकाउंटेंसी की बात करें, इट इज ए कंप्लीट, पहला देख ले, इट इज ए ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स थियरीज, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम अकाउंटिंग।
अकाउंटेंसी देखा जाए दोनों के टर्म में, तो ये अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल फ्रेम करता है, एक थियरी या प्रिंसिपल फ्रेम करता है, सेट रूल्स फॉर्म करता है, एक सिस्टम अकाउंटिंग फॉर्म करता है। ये ब्रॉडर सेंस में देखा जाता है और ये कंप्लीट प्रोसेस है, इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, जिसके अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही समाहित है, इंक्लूडेड है। इट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग की डिपेंडेंसी केवल इतनी है कि जो भी रिकॉर्डिंग प्राइमरली की जाएगी वो करेक्टली की जाए, तब तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन अकाउंटेंसी इट इज डिपेंडेंट ऑन इन इट्स टू हेल्पिंग हैंड्स, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग वो बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है, जो भी हेल्पिंग उनका है, हेल्पिंग हैंड कहे जाते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को, उन पर जो लिखा गया, उनमें जो लिखे गए उसी रिपोर्ट के बेस पर ही अकाउंटेंसी पूरी तैयार होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इज कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग अकाउंटिंग एक पार्ट है जो केवल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करता है, बुक्स को मेंटेन करने का काम करता है, और ये एक क्लरिकल नेचर का जॉब होता है जिसके लिए बहुत ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं है। एक पर्सन जिसको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाए अकाउंट्स बुक कीपिंग मेंटेन कर सकता है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग इट डज द वर्क ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट, इसका काम है रिजल्ट को फाइंड आउट करना, नेट ऑफ प्रॉफिट लॉस निकालना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेंसी में इन दोनों की जो रिपोर्ट आती है, जो इंफॉर्मेशन आती है, उसके बेस पर भविष्य में निर्णय लेने का काम किया जाता है, डिसीजन मेकिंग। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। These are the some difference in bookkeeping, accounting and accountancy. Evolution of accounting. इस चैप्टर का अंतिम फेज जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना था उसमें इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग वर्क, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का इतिहास क्या, अकाउंटिंग कब आई अस्तित्व में, इसके बारे में जानना है। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन। जो हमारी मनुष्य की सभ्यता है उतना ही पुराना अकाउंटिंग का इवोल्यूशन है। अकाउंटिंग की आवश्यकता, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग मोस्ट लाइकली वाज फर्स्ट सोन इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट इन 4000 बीसी। 4000 बीसी में सबसे पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट में अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस की गई और उसी वक्त का बीजारोपण हो चुका था। किस चीज के लिए? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस ऑन द क्ले टैबलेट्स। जो क्ले टैबलेट्स बनाए गए थे मॉनेटरी टर्म के लिए, तब मनी का इतना इजाद नहीं हुआ था, तो उससे मजदूरी पेमेंट की जाती थी और टैक्सेस पेमेंट किए जाते थे। इजिप्टियन यूज्ड सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग फॉर देयर treasures where gold and other valuables are kept. इजिप्टियन जो भी वैल्यूबल उनकी थी, गोल्ड या वैल्यूबल आइटम्स थे, उनको जहां रखते थे कोषागार में, ट्रेजरी में, उसमें रिकॉर्ड की जाती थी कितना कितना रखा गया है। यह अकाउंटिंग एक फॉर्म था और इसकी रिपोर्ट जो उसका इंचार्ज था प्राइम मिनिस्टर को देता था, प्राइम मिनिस्टर उसकी इंचार्ज रिपोर्ट किंग को देता था। ग्रीस में अकाउंटिंग वाज यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो सरकारी संस्थान थे उनको टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट्स क्या है ग्रीस में, इसको रिकॉर्ड करने का काम करती थी। ये अकाउंटिंग एक फॉर्म था। अकाउंटिंग हिस्ट्री में यही सारी चीजें आती। इवोल्यूशन वहां से हुआ। रोमन्स यूज्ड मेमोरेंडम डे बुक। कोई भी चीज लेने दो उसको लिखते थे कहीं पर ताकि उस पढ़ में रहे। मेमोरेंडम डे बुक एंड लेजर रिकॉर्ड्स और पोस्ट रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ 700 BC to 480।
जो भी लेजर रिसीट एंड पेमेंट्स थे उनको लेजर में रिकॉर्ड करने का काम करते थे रोमन्स में। वो कब? 700 BC और 400 AD के बीच में। चाइना भी पुरानी सभ्यता एक थी। चाइना यूज सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट की अकाउंटिंग, सरकारी लेखा का काम करते थे एज अर्लियर एज द 2000 BC। और इन इंडिया, जो हमारी ये सबसे पुरानी सभ्यता ये भी है हमारे इंडिया की, द हिस्टोरियन फाउंड द रेफरेंस टू अकाउंटिंग इन द वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के नाम आपने सुना होगा। वेद में, रामायण और महाभारत काल में भी इसका प्रयोग होता था। रिटन बाय कौटिल्य, पॉपुलरली नोन एज चाणक्य, अराउंड 4th century BC। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा था, इकोनॉमिक्स से अध्यापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में। तो कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ बुक था, पुस्तक थी, जो उसमें भी अकाउंटिंग का प्रयोग दिखाई पड़ता है। मॉडर्न सिस्टम अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम और प्रिंसिपल took place only after the year 1450। 1450 में मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री प्रिंसिपल। तो फर्स्ट पब्लिकेशन, पहली पुस्तक उस पर आई थी। और द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इमर्ज इन वेनिस। डबल एंट्री सिस्टम पर जो फर्स्ट पुस्तक आई थी वो वेनिस में आई थी सन 1494 में। And that system was developed by Lucas di Pacioli. Few authors say that Fra Luca Bartolomeo di Pacioli was an Italian monk. वो इटालियन monk थे, great mathematician and philosopher। उन्होंने एक किताब लिखी थी, he wrote a book, Summa di Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita। और पैसियोली ने ही यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ इटालियन टर्मिनोलॉजी। वो कंसेप्ट यूज किया उन्होंने अकाउंटिंग में, जो कंसेप्ट इटली में की टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते थे। डेबिट फ्रॉम लैटिन वर्ड डेब्टा एंड डेबियो विच मीन्स ओन्ड टू द प्रोप्राइटर, एंड क्रेडिट फ्रॉम लैटिन word credo which means trust or belief in the proprietor। Lucas di Pacioli laid the foundation of double entry principle। He came to be regarded as founder or father of modern double entry system of bookkeeping। The book written by Lucas di Pacioli, then translated in English by Household Castle in 1543। Later improvements were made in the system of accounting by James Bewley। Edward Jones published books on double entry principle with several changes and improvement in 1795। साथ ही साथ इन सब के बाद जैसे जैसे विकास और होते गए, डेवलपमेंट और होते गए, मॉडर्नाइजेशन होते गए, ग्लोबलाइजेशन होते गए, तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन so many changes have been made in the books of accounting। So many standards were formed, accounting standards in 1972 in India, और उसके पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स वेर फ्रेम्ड, और नए नए चेंजेस आते गए, जो आज हमारी अकाउंटिंग में समाहित है, इंक्लूड है, जिनको हम पढ़ते हैं। ये तो ब्रीफ हिस्ट्री है। आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।